हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। पानी की गुणवत्ता मानकों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इसमें पिछले कुछ जो एग्जाम हैं राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की, उनमें आए हुए क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो जीएस और जेई एग्जाम के कैंडिडेट्स जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। आज संडे को आज सेकंड पेपर है हमारे टेस्ट सीरीज का। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ हम पहले के पेपर भी शेयर कर देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। सो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। सो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो टेंशन ना लें, क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हम पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करे। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमने यूट्यूब के जो वीडियोज हैं उनके पीडीएफ नोट्स भी अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर नोट्स चाहता है तो वो नोट्स परचेज कर सकता है और वो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देगा और हम उसके साथ जो भी कन्वर्सेशन है करके उनको नोट्स अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाटर। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो इंडिया में कितना वाटर है? अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं तो इंडिया में लगभग वर्ल्ड का 4% वाटर रिसोर्सेज हैं। कितना? 4%। आउट ऑफ 100% में से इंडिया में 4% वाटर रिसोर्सेज हैं। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर एक कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक कंपाउंड है वाटर, कार्बनिक नहीं है। ये पोलर कंपाउंड है, इसमें पोलैरिटी होती है। कलर की बात करें तो इसकी ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, आप ग्लास में देख सकते हो। इसके अगर टेस्ट की बात करते हैं तो ये टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है पानी का। अगर इसमें गंध की बात करें, ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डरलेस होता है। और अगर कलर की बात करें तो ये लगभग कलरलेस केमिकल होता है। तो ये वाटर के कुछ पैरामीटर्स हैं, वाटर के कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं कि वर्ल्ड में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज मतलब जो पानी पीने योग्य है उसकी बात करते हैं। तो अगर उसकी बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कौन सी देश के पास है? ब्राज़ील के पास 8,233 क्यूबिक किलोमीटर ये वॉल्यूम है। उसके बाद में अगर हम 2 नंबर पे बात करते हैं तो रशिया के पास है, 3 नंबर यूनाइटेड स्टेट के पास है। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करते हैं तो इंडिया का नंबर कौन सा आता है? 10वां। तो अगर फ्रेश वाटर के वॉल्यूम की बात करें कि इंडिया में कितना है तो 1911 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया के पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। अगर अब हम इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में जो वाटर है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो कि जो टोटल 100% वाटर है उसका 89% तो किस में यूज हो जाता है? एग्रीकल्चर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका कितना परसेंट म्यूनिसिपैलिटी में काम आता है? 8%। इंडस्ट्री में 2% और अदर यूजेज में कितना होता है? जो लॉस और अदर यूजेज में 1%। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ वाटर इज यूज और कंज्यूम बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हमने जितने भी अपडेटेड डेटा हैं उनको रखने की पूरी कोशिश की है। मोस्ट ऑफ द डेटा अपडेटेड हैं, फिर भी अगर किसी डेटा में अगर कहीं आपको कोई एरर, कोई मिस्टेक मिले तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए, हम उसको तुरंत अपडेट कर देंगे। तो अगर वर्ल्ड में हम इंडिया के एरिया की बात करते हैं तो कितना है? 2.4% और वाटर रिसोर्सेज कितने हैं? 4%। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 17.1% पॉपुलेशन है इंडिया में वर्ल्ड का। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो 4% हो गया। रैंक इन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, अगर पर कैपिटा वाटर कितना अवेलेबल है उसकी रैंकिंग की बात करते हैं वर्ल्ड में तो 132 है। वाटर क्वालिटी की रैंक की बात करते हैं तो 122 है। एनुअल एवरेज रेनफॉल की बात करते हैं तो कितना है? 1160 mm। तो याद रखना, कभी कभी इसको सेंटीमीटर में भी कर देते हैं, सेंटीमीटर में हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। और वर्ल्ड का एवरेज कितना है? 1110 mm। तो लगभग सेम है। रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि मतलब
अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, अगर हम वर्क की कहाँ कहाँ कितना रेनफॉल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 150 से लेके 11,690 तक डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का। जैसलमेर की, राजस्थान में जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पे 150 रेनफॉल है। वहीं आप चेरापूंजी नॉर्थ ईस्ट में पार्ट की बात करते हो तो वहाँ पे रेनफॉल लगभग 11,000 से ऊपर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। रेंज रेनी डेज, तो रेनी डेज है वो 5 से लेके 150 डेज तक डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में, कि कहीं पे 5 ही साल भर में 5 दिन होती है तो कहीं 150 दिन भी रेनफॉल होती है, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1500 से 3500 की होती है। और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, इंडिया का जो वाटर है उसकी अगर हिसाब से हम बात करें कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 2010 में कितनी है, तो 1588 क्यूबिक मीटर। यहाँ आपके राइट हैंड साइड में जो टेबल दी है वो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो 1951 में पॉपुलेशन भी कम थी। आप 1951 से लेके 2050 तक का प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्टेड डेटा है, ये मॉडल से निकाले जाते हैं कैलकुलेट करके कि अगले इन सालों में इतना होगा, इन सालों में इतना होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी कंटिन्यू घटती जाएगी। तो आप 1951 में देखेंगे तो यहाँ 5,177 क्यूबिक मीटर पर ईयर थी, कि एक आदमी को एक साल में के लिए इतना पानी अवेलेबल है। लेकिन यही बात हम 2025 की करते हैं, 2025 में कितना होगा, 1341, और 2050 तक पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी घट जाएगी, 1140 क्यूबिक मीटर पर ईयर। तो ये डेटा आपको एटलीस्ट याद रखने हैं 2025-2050 के। Now the domestic water consumption per capita per day in India. Okay, so in the urban area the range is 135 liter per capita per day consumption rate. Okay, this is the consumption rate of domestic water. In the rural area this is the 75 liter per day liter per capita per day. Okay, which account 4% of the water footprint. Almost 30% of the country's population is supplied with safe drinking water through the limited supplies. Okay, so keep in mind these are the important data. Means in the urban area 135 liter per capita per day, and in the rural area uh, now there is a question. Okay, so the average rate of water consumption per head, means per capita per day in Indian standard is the 200 liter, 135 liter, 165 liter, 100 liter. The right answer is the 135 liter. So how the this 135 liter is distributed? So when we see the distribution of this 135 liter, okay, so 5 liter in drinking, 5 liter in cooking, bathing, clothing, utensil washing, house washing, flushing, and all these things. So the maximum contributed by the bathing, हम नहाने में सबसे ज़्यादा पानी को वेस्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज द टोटल बजट, डेली वाटर कंजप्शन बजट पर पर्सन इन इंडिया. Now the chemical formula of water is the H2O. The molecular mass is 18.015 gram per mole. The appearance is nearly colorless, odorless. Okay. Density in the liquid stage at 0 degree centigrade point 0 no, sorry point 0.9998396, and the 0.999972 at 4 degree centigrade. So density of water observed maximum at 4 degree centigrade. In solid state the density is almost 0.9167 at 0 degree centigrade. The melting point is 0 degree centigrade, boiling point is almost 100 degree centigrade. So this is a
Now the states of water. The chemical name of water is the oxidane. So keep in mind the oxidane is the chemical name of the water. So basically the water is found in the two states: solid state, ice; gaseous phase, water, vapor or steam; and one is the liquid stage. Okay, so when we provide this amount of heat or we remove the heat from the water, there is a transition of different phases. Suppose due to the addition of and removal of the heat, okay, freezing. In the freezing condition, so now the earth water budget. Okay, so when we see the earth water budget, the only 2.5% of earth water resources are fresh water and the remaining are saline water, salt water, because the remaining water present in the oceans. So here you can see 96.5% 96.5% in ocean, 0.9% in other water like in the other saline lakes and ponds, other things, and only 2.5% are the freshwater resources. So these are very important for the living beings. Okay, so these freshwater resources again they classified out of these 2.5%, 68.7% found in the glaciers. Now again this is the same diagram. Here you can see these are the 97% are the saline, and this is the earth. Out of earth 97 is come under the ocean saline, only almost 3%, 2.5% is fresh water. So these again classified 52% in lakes, 38 okay, sorry, the out of these 3%, 70% in glaciers and ice caps, almost 29% in groundwater, and only 1% is the accessible fresh water. The 1% into subclassified, 52% in the lakes, 38% soil moisture, 8% water vapor, 1% river, and 1% in the living things. तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कोई भी दिमाग लगाने का ज़्यादा नहीं है, इसमें जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको सिर्फ याद करना है। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको खास तौर पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है एक तो यूनिट का। कई बार क्या होते हैं क्वेश्चन में यूनिट चेंज कर दिए, जैसे मिलीग्राम पर लीटर में आपका स्टैंडर्ड की वैल्यू है, तो कई बार माइक्रोग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है। क्वेश्चन का आंसर करते वक्त ध्यान में रखना चीज़ों को, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना है। तो अब हम बात करेंगे जितने भी स्टैंडर्ड हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो सीपीसीबी के वेबसाइट से लिए गए हैं। सारे स्टैंडर्ड ऑथेंटिक हैं, किसी हमने कोई बुक या किसी अदर सोर्स से स्टैंडर्ड्स को नहीं लिया है। और मोस्ट ऑफ द जो कुछ इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने इस वीडियो में डाली हैं। उसके अलावा हमने कंप्लीट स्टैंडर्ड्स के पीडीएफ हैं, उनके लिंक हमने इस वीडियो में नीचे दे दिए गए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके वीडियो
उनके पीडीएफ के लिंक ओपन करके आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, क्या क्या एटलीस्ट हमको पढ़ना ही पढ़ना है, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें सबसे पहले है कि वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया। ठीक है, कि वाटर की क्वालिटी के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो वाटर क्वालिटी की क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट है प्राइमरी वाटर क्राइटेरिया फॉर बाथिंग वाटर। तो अगर हम बाथिंग वाटर की बात करते हैं कि जो बाथिंग वाटर है उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। सेकंड है डेजिग्नेटेड बेस्ट वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया, क्या क्या है। और थर्ड है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर कोस्टल वाटर मेराइन आउटफॉल्स। सो ये तीनों ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड नहीं होते हैं। अगर हम अब ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड देखेंगे तो एक तो WHO ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन, जो कि जिनके IS स्टैंडर्ड वैल्यू नोमेनक्लेचर कितना है, IS 10,500 2012। ये IS स्टैंडर्ड होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटी से रिगार्डिंग होते हैं, उनके प्रोसीजर से रिलेटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो BIS के ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनके IS स्टैंडर्ड्स कितना होगा, कौन सा है। उसमें अलग अलग वैल्यू दी होती हैं, तो आपको ये याद रखना है कि BIS का IS वाटर स्टैंडर्ड का नंबर है 10,500 2012। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर द बाथिंग वाटर। जो आउटडोर बाहर की साइड में जो वाटर होता है कहीं पे, तो उस वाटर को अगर बाथिंग पर्पज़ के लिए यूज ले रहे हैं तो उसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो कोई वाटर होता है तो उसमें अपन सबसे पहले क्या देखते हैं कि इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, जैसे फीकल कोलीफॉर्म, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई। फीकल वर्ड किससे आता है, फीकल आता है ह्यूमन वेस्ट का, ह्यूमन वेस्ट होता है, और उसके अंदर ई कोलाई, कोलीफॉर्म, स्ट्रेप्टोकोकाई ये बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से डिजीज होती हैं। तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्ट वाटर में मेन जो कंटामिनेशन होता है वो किसका होता है, फीकल का होता है। और फीकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वेस्ट वाटर है वो इन्फेक्शियस होता है, उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो कि जिनसे डिजीज हो सकती है अगर वो फ्रेश वाटर के साथ कंज्यूम होता है, और अगर वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स होता है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम फीकल कोलीफॉर्म की बात करते हैं तो इनकी यूनिट देखो क्या होती है, उसकी यूनिट होती है MPN पर 100 ml, कि इस वाटर का जो 100 ml क्वांटिटी है उसके अंदर कितना MPN होना चाहिए, मतलब फीकल कोलीफॉर्म के नंबर कितने होने चाहिए। तो MPN का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो फीकल कोलीफॉर्म का है वो डिजायरेबल, मतलब 500 तक तो डिजायरेबल है, चलेगा भाई, तो 500 तक है, और 500 से लेके 2500 तक मैक्सिमम परमिसिबल, मतलब कोई अपने पास अल्टरनेटिव नहीं है। उस केस में हम 2500 MPN 2500 पर 100 ml तक भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कितने डिजायरेबल हैं तो 500 करोगे, और मैक्सिमम परमिसिबल कितना है तो 2500 तक। अगर हम फिकल स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करते हैं तो इसका कितना है, 100 तो डिजायरेबल है और 500 मैक्सिमम परमिसिबल। तो याद रखना है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, क्या पूछा गया। ठीक है, उसके बाद में हम पीएच की बात करते हैं। तो पीएच जितने भी वाटर रिसोर्स और इफ्लुएंट है उनके केस में आप 6.5 से 8.5 या 9 तक होती है। डिजोल ऑक्सीजन की बात करते हैं तो डिजोल ऑक्सीजन 5 मिलीग्राम पर लीटर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं तो ये 3 मिलीग्राम और उससे कम होनी चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, DO और BOD हैं वो एक दूसरे के रिवर्स में होते हैं। ठीक है, अगर DO बढ़ रही है तो BOD कम हो जाएगी, और अगर BOD बढ़ रही है तो DO कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बाथिंग वाटर के लिए प्राइमरी वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सरफेस वाटर कि जो सरफेस पे वाटर है उसका अलग अलग हम यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका, इसको आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो अगर हम
सरफेस वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वाटर को कितनी क्लासेज में बांटा गया है? तो वाटर को बांटा गया है 5 क्लासेज में। और 5 क्लासेज कौन कौन सी हैं? 5 क्लासेज हैं उसके अंदर ए, बी, सी, ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 क्लासेज हैं। अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कितनी क्लासेज हैं? 5। तो जो फर्स्ट क्लास है, ए का मतलब क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन। तो इसमें क्या है कि जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है, कोई कन्वेंशनल सोर्स है, जैसे सपोज करो कोई रिवर है, तो उसका वाटर हम क्या लेते हैं? विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब सीधा ले लिया, लेकिन उसको लाके उसका डिसइंफेक्शन करते हैं। तो इस केस में क्या होता है? वो एक क्लासेज में आता है। तो उसके अंदर कोलीफॉर्म, टोटल कोलीफॉर्म का नंबर कितना होना चाहिए? 50 और उससे कम होना चाहिए। पीएच की बात करते हैं तो 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। डिजोल ऑक्सीजन 6 और ज़्यादा होना चाहिए। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कितनी होनी चाहिए? 2 और उससे कम होनी चाहिए। अगर हम कैटेगरी बी की बात करते हैं तो कैटेगरी बी आता है आउटडोर बाथिंग ऑर्गेनाइज्ड। सो जो बाहर, जैसे कोई तालाब है, अगर वहाँ पे लोगों को बाथिंग करनी है, तो उस बाथिंग करने के लिए उस वाटर की क्वालिटी पैरामीटर क्या होने चाहिए? जो टोटल कोलीफॉर्म है वो 500 या उससे कम होनी चाहिए। पीएच 6.5 से 8.5 होनी चाहिए। डिजोल ऑक्सीजन 5 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और बीओडी 3 या उससे कम होनी चाहिए। अगर हम कैटेगरी सी की बात करते हैं, जिसमें आता है ड्रिंकिंग वाटर सोर्स आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन। इसमें क्या है? कन्वेंशनल वाटर सोर्स होता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के बाद में और डिसइंफेक्शन के बाद में काम में लेते हैं। ए कैटेगरी में क्या हम कन्वेंशन विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट डिसइंफेक्शन के काम में लेते हैं। और सी कैटेगरी में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन दोनों करते हैं। तो इस केस में क्या है? जो टोटल कोलीफॉर्म है वो 5000 से कम होना चाहिए। पीएच 6 से 9 के बीच में होनी चाहिए। डिजोल ऑक्सीजन 4 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 या उससे कम होनी चाहिए। अगर हम कैटेगरी डी की बात करते हैं, जिसमें क्या है? प्रोपागेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी। अगर हम किसी वाटर रिसोर्सेज में फिशेज को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, उस केस में पीएच है वो 6.5 से 8.5 होनी चाहिए। डिजोल ऑक्सीजन 4 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और फ्री अमोनिया है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, फ्री अमोनिया कितनी होनी चाहिए? 1.2 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए, क्योंकि अमोनिया है वो लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल होती है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ई कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग और कंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल। तो कोई अगर वाटर को हम इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए अगर हम काम में ले रहे हैं, तो उस केस में पीएच 6 से 8.5 होनी चाहिए। उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको शॉर्ट में ईसी बोला जाता है, वो कितना होना चाहिए? 2250 मिली महो पर सेंटीमीटर होना चाहिए। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, जिसको शॉर्ट में एस ए आर बोला जाता है, वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए। बोरोन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 मिलीग्राम पर लीटर। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर कोस्टल वाटर मेराइन आउटफॉल। तो कोस्टल वाटर का जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या होना चाहिए? जो जनरली जो कोस्टल वाटर है, सी वाटर है, उसको 5 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, SW क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। तो कौन सी क्लास किस टाइप के वाटर के लिए है, आपको एटलीस्ट ये तो याद रखना है। इनके स्टैंडर्ड्स तो काफ़ी बड़े हैं, तो एटलीस्ट आप क्लासेज में कौन कौन से वाटर्स को यूज किया गया है उसको तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि SWC वाटर 1 क्लास में सबसे पहले आता है जो साल्ट पैंस होते हैं, सेल फिशिंग, मेरीन कल्चर और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का जो वाटर है, उसके क्राइटेरिया किस में आते हैं? SW1 क्लास में आती हैं। अगर हम SW2 सेकेंड क्लास की बात करते हैं, तो इसमें बाथिंग, कॉन्टेक्ट वाटर स्पोर्ट्स और कॉमर्शियल फिशिंग के जो रीजन्स हैं, उनके क्राइटेरिया किस में आते हैं? SW सेकेंड में आते हैं। अगर हम SW थर्ड की बात करते हैं, तो इसमें इंडस्ट्रियल कूलिंग, रिक्रिएशनल, नॉन कॉन्टेक्ट एंड एस्थेटिक के क्राइटेरिया आते हैं।
अगर हम SW4 की बात करते हैं तो हार्बर एरिया का जो वाटर है उसके क्राइटेरिया इसमें आते हैं। SW5 की बात करते हैं तो इसमें अंदर नेविगेशन एंड कंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो इनके कंप्लीट स्टैंडर्ड्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। ये उसका एक्चुअल लिंक है जो CPCB की वेबसाइट पे आप जाके पढ़ सकते हो। तो एटलीस्ट अगर आप सारे स्टैंडर्ड्स को याद नहीं रख सकते तो एटलीस्ट इनके क्लासेज को तो आपको याद रखना ही रखना है। अब हम बात करेंगे ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर के स्पेसिफिकेशन को समराइज किया है। अगर आप कंप्लीट में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे हम लिंक दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे में भी हम इस लिंक को प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ जाके कंप्लीट स्टैंडर्ड्स भी देख सकते हो। तो यहाँ हमने कंपैरिजन किया है कि WHO के स्टैंडर्ड क्या हैं ड्रिंकिंग वाटर के और ब्यूरो ऑफ इंडियन BIS स्टैंडर्ड के क्या हैं। तो यहाँ पे आप pH देख सकते हो कि WHO ने pH की कोई वैल्यू नहीं दी है, TDS की कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन BIS की वैल्यू है कितनी है 500 मिलीग्राम पर लीटर। अगर हार्डनेस की बात करें तो WHO ने कोई वैल्यू नहीं दी है, BIS का है 200। यहाँ पे आप आर्सेनिक की वैल्यू देख सकते हो, बोरोन, कैडमियम, क्लोराइड, क्रोमियम, कॉपर, DDT, फ्लोराइड। फ्लोराइड का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि WHO लिमिट कितनी है तो 1.5। अगर BIS की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लेड कितना होना है, MG कितना होता है, मरकरी, निकिल, नाइट्रेट, नाइट्राइट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जिंक, आयरन, फ्री क्लोरीन और अमोनिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसकी है, क्लोराइड की वैल्यू है, और ये कितनी किसकी वैल्यू है, फ्री क्लोरीन की। दोनों में डिफरेंस होता है तो आपको दोनों की वैल्यू अलग अलग याद रखनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको एटलीस्ट आपको याद रखना ही रखना है। उसके अलावा आप जितने याद करते हो उतना आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है, आप जितना चाहिए उतना याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो ड्रिंकिंग वाटर के स्पेसिफिकेशन दिए हैं वो क्या क्या हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने वाटर से रिलेटेड कई स्टैंडर्ड्स दिए हैं, कई नोमेनक्लेचर्स दिए हैं, कई उनको स्टैंडर्ड के नंबर दिए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो पेग्ड ड्रिंकिंग वाटर होता है, जैसे आप कोई बोतल खरीदते हो, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जैसे आपने कोई बिस्लरी की वाटर बोतल खरीदी, तो जनरली जो बिस्लरी की वाटर बोतल होती है वो क्या होता है, पैक्ड मिनरल वाटर होता है। पैक्ड मिनरल वाटर होता है। तो इस टाइप की बोतल पे आप पीछे अगर आपके पास बोतल है तो आप बोतल पे पीछे देख सकते हो कि वहाँ पे IAS कितना लिखा होता है, 145 43 2016, ये स्टैंडर्ड वहाँ पे लिखा होता है। अगर हम कुछ रेस्टोरेंट में देखते हैं कई बोतल होती हैं जो पानी की बोतल जो 50 रुपए की होती हैं या 100 रुपए की होती हैं, वो होती हैं नेचुरल पेक्ड नेचुरल मिनरल वाटर। इसमें क्या होता है कि ये नेचुरल मिनरल होते हैं, इनमें अलग से कोई मिनरल एडेड नहीं किए हुए होते हैं। जबकि जो 20 रुपए वाली बोतल होती है उनमें मिनरल्स एडेड किए हुए होते हैं। तो ये जो नेचुरल मिनरल वाटर बोतल जैसे उन पे लिखा हिमालय से आई हुई हैं, वहाँ से वहाँ पानी भरा हुआ है, तो उस केस में क्या होता है उसका जो IS स्टैंडर्ड है वो अलग होते हैं। आप अगर आपके पास ऐसी कोई बोटल्स हैं तो उनके पीछे आप देख सकते हो सब लिखा हुआ है। तो उनके ऊपर 134 28 2005 ये स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। तो 134 28 2005 स्पेसिफिकेशन किसका है, पेक्ड नेचुरल मिनरल वाटर। ठीक है, जो महंगे वाली बोतल होती हैं और जो सस्ते वाली बोतल होती हैं, ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ, पेक्ड जैसे सिंपल पेक्ड ड्रिंकिंग वाटर बोतल होती हैं उनके ऊपर 145 43 2016 IS स्टैंडर्ड लिखा होता है। अगर हम बात करें कि BIS के जो ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन है उनका क्या नंबर है, IS तो 10,500 2012। और गाइडलाइंस अगर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर की गाइडलाइंस की बात करें तो उनका है 11,624 1986। तो ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको IS स्टैंडर्ड हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। अब ड्रिंकिंग वाटर ने BIS ने क्या ड्रिंकिंग वाटर के स्पेसिफिकेशन को अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग मतलब इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग हेड में। जैसे आप देख सकते हो कि 1 नंबर टेबल में उन्हें ऑर्गेनोलेप्टिक व फिजिकल पैरामीटर कि वाटर के जो बेसिक पैरामीटर हैं उनको क्लासीफाई किया है। टेबल 2 में आप देखोगे तो वहाँ पे क्या है कि जो कंसर्निंग सब्सटेंस अनडिजायरेबल इन द एक्सेस अमाउंट, एक अलग सब्सटेंसेज की एक अलग टेबल दे दी है। टेबल 3 में अगर आप जाके देख सकते हो वहाँ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं उनकी टेबल एक अलग बना दी है। आप टेबल 4 में जाके देखोगे तो वहाँ रेडियो एक्टिव
से रिलेटेड, सब्सटेंस से रिलेटेड क्या लिमिट है वो अलग दे दी है। अगर टेबल 5 में अपन देखते हैं तो पेस्टिसाइड्स की लिमिट, अलग अलग लिमिट है, वैल्यू है वो दे रखी है। और टेबल 6 में आप देखोगे तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वैल्यू दे रखी है। तो टोटल 6 टेबल हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ मोस्ट ऑफ द तो हमने यहाँ पे दिए हैं। फिर भी आप एक बार इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट देखना चाहते हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ओपन करके कंप्लीट पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। तो चलिए हम टेबल 1 जिसमें ऑर्गेनोलेप्टिक व फिजिकल पैरामीटर यहाँ पे दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे वाटर के यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना, देखो मैं बताता हूँ। रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेबल लिमिट, ये क्या है कि ये मिनिमम लिमिट है स्टैंडर्ड की, कि ये आपका परमिसिबल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी जो केस क्या है, कई बार ये सकते हैं जैसे किसी एरिया में सपोज करो कि एक वाटर रिसोर्स है, एक कोई रिवर जा रही है, उस एरिया में क्या लोग जनरली रिवर का वाटर डायरेक्ट नहीं पीते हैं, उस एरिया में हैंडपंप होते हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं। सपोज करो हैंडपंप भी बंद हो गया, ट्यूबवेल्स भी बंद हो गया, उस केस में उनके पास एक ही सोर्स बचेगा, नदी पीने के लिए। तो नदी के जो स्टैंडर्ड हैं वो, अगर हम ये कहें कि वहाँ पे जो कलर है वो 5 होना चाहिए, ऑर्डर एग्रीबल होना चाहिए, लेकिन उस केस में क्या होता है कि कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाता है कि नहीं, आप अगर कलर वैल्यू 15 है तो उसका पानी भी पी सकते हो, उसका पानी भी आप यूज में ले सकते हो। तो जब आपके पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, उस केस में आप थोड़ी हायर लिमिट के वैल्यू के वाटर को भी आप पी सकते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। सो अगर ये लाइन लिखी आ जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू आंसर होगा 5। और मैं सिंपल पूछूं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, तो 1 होनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन हो सकता है, उस हिसाब से उसको आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर है वो हाइजीन यूनिट में दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हाइजीन यूनिट किसके लिए काम में ली जाती है, तो कलर के लिए, वाटर के कलर के लिए। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेबल, मैक्सिमम वो है 5, और अगर एब्सेंस है तो उस केस में 15 तक है। ऑर्डर वो एग्रीएबल और एग्रीएबल कंडीशन में होनी चाहिए, पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5। टेस्ट है वो भी एग्रीएबल एग्रीएबल होना चाहिए। टर्बिडिटी की बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको एनटीयू में दिया जाता है, ये यूनिट है, यूनिट हमेशा आपको ध्यान रखनी है, नेप्थेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, एनटीयू का फुल फॉर्म होता है। जो रिक्वायरमेंट जिसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, लेकिन अल्टरनेट के केस में 5 होनी चाहिए। अगर आपसे याद नहीं रखा जा रहा है तो एटलीस्ट आप जो स्टैंडर्ड हैं, ये फर्स्ट कॉलम तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर हम टीडीएस की बात करते हैं, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स की बात करते हैं, तो वो 500 तक है, और अल्टरनेट सोर्स की एब्सेंस में 2000 तक परमिसिबल वैल्यू दी गई है। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 2 जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स होते हैं उनके बारे में दी गई है। जैसे एल्यूमिनियम की कितनी होनी चाहिए, अमोनिया की कितनी होनी चाहिए, एनायनिक डिटर्जेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बोरोन की कितनी होनी चाहिए, कैल्शियम की कितनी, क्रोमेट्स की, क्लोराइड, कॉपर, फ्लोराइड, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है उसकी वैल्यू अलग होती है, और क्लोरीन की वैल्यू अलग होती है। ये क्लोरीन की वैल्यू अलग होती है और फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की वैल्यू यूनिट्स ड्रिंकिंग वाटर में अलग अलग होती है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आयरन की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीशियम, मैग्नीज और मिनरल ऑयल्स की कितनी होती है, नाइट्रेट की वैल्यू कितनी होती है, 45। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि कई बार एग्जाम में दिया जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो आपका आंसर हो गया 45 मिलीग्राम पर लीटर। यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कई बार ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर नाइट्रोजन नाइट्रेट नाइट्रोजन लिखा तो उस केस में हो जाएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और क्वेश्चन ये मत सोचना बिल्कुल भी कि क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, बिकॉज इसमें तो आपसे पूछा कि टोटल नाइट्रेट कितना है, तो 45 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें ये पूछा है कि जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है पानी में, जैसे 45 है, इसमें से नाइट्रोजन कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 पार्ट नाइट्रोजन है और 3 पार्ट ऑक्सीजन है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं, आप इसकी एटॉमिक वेट से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
क्योंकि एक पार्ट नाइट्रोजन का है, 3 पार्ट ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल 45 मिलीग्राम पर लीटर है। तो नाइट्रोजन का कितना होगा, तो 10 मिलीग्राम पर लीटर होगा। सेलेनियम, सिल्वर, सल्फेट, टोटल अल्कलिनिटी, टोटल हार्डनेस, कई बार एग्जाम पूछा था हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, 200। जिंक कितना होना चाहिए। टेबल 3 की हम बात करते हैं, तो टेबल 3 में हैवी मेटल्स के बारे में मेनली जैसे कैडमियम, साइनाइड, लेड, मरकरी, मोलिब्डेनम, निकिल। कुछ पेस्टिसाइड हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जिसको शॉर्ट में BAP भी बोला जाता है, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH, इसकी वैल्यू कितनी है, टोटल आर्सेनिक कितना है, टोटल क्रोमियम कितना है। इन सब के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आपको याद रखना ही रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज की स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी दो कैटेगरी हैं। एक तो अल्फा इमिटर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बेक्यूरल पर लीटर, और बीटा इमिटर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बेक्यूरल पर लिमिट। अल्फा इमिटर्स होते हैं 0.1 और बीटा इमिटर्स 1। अब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की, तो यहाँ काफ़ी एक लंबी लिस्ट दी गई है पेस्टिसाइड्स की, तो एटलीस्ट आपको कुछ कुछ सिलेक्टेड तो आपको याद रखनी है। जैसे DDT की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, एंडोसल्फान की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दो तीन तो इंपॉर्टेंट हैं, एटलीस्ट इनकी वैल्यू तो आपको याद रखनी है। बाकी की आप जितना याद रख सको वो आपके लिए ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम पूछा जाता है कि ई कोलाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, टोटल कोलीफॉर्म की कितनी होनी चाहिए, तो ये दोनों डिफरेंट है, ई कोलाई और टोटल कोलीफॉर्म। तो जब ऑल वाटर इंटेंडेड फॉर ड्रिंकिंग, जब हम ड्रिंकिंग वाटर जब वानी हम पीने वाले हैं अगर उसकी बात करते हैं, तो उस केस में ई कोलाई और थर्मोटोलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया होने से वो होना ही नहीं चाहिए पानी में। सेल नॉट बी डिटेक्टेबल इन एनी 100 ml सैंपल, भाई होना ही नहीं चाहिए। दूसरी है जब ड्रिंकिंग वाटर की हम कभी भी बात करते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर में बैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, इनकी कोई लिमिट नहीं, मतलब जीरो होती है सबकी, किसी की भी। ट्रीटेड वाटर इंटरिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर कोई ट्रीटमेंट करके कोई वाटर किसी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन में जाता है तो उस केस में भी चाहे टोटल कोलीफॉर्म हो, ई कोलाई हो, सबकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर हम ट्रीटेड वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है तो उस केस में भी इनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, हर कंट्री ने अलग अलग एजेंसीज ने ड्रिंकिंग वाटर की अलग अलग लिमिट्स दी हैं, लेकिन ये आपकी केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली WHO BIS के स्टैंडर्ड आपको याद रखने हैं। यहाँ पे बस मैं आपको आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी लिमिट्स दी हैं ड्रिंकिंग वाटर में। कुछ जैसे मैंने यहाँ कुछ हैवी मेटल्स के स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे दिए हैं, BIS ने दिए हैं, WHO ने दिए हैं, US EPA के भी स्टैंडर्ड हैं, कनाडा के अलग हैं, यूरोपियन यूनियन के अलग हैं, रशिया के अलग हैं, जापान के अलग हैं, चाइना के अलग हैं और पाकिस्तान के अलग है। तो ये आपकी केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो इरिगेशन वाटर होता है, जिस वाटर को हम सिंचाई के लिए काम में लेते हैं, तो उनमें मेटल्स की कंसंट्रेशन कितनी कितनी होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया। जैसे WHO के स्टैंडर्ड क्या हैं, पाकिस्तान ने क्या स्टैंडर्ड दिए हैं, FAO ने क्या स्टैंडर्ड दिए हैं, कनाडा ने क्या दिए हैं, और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने क्या स्टैंडर्ड दिए हैं इरिगेशन वाटर के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो सरफेस वाटर होता है, तो सरफेस वाटर को चेक करने के लिए उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे वो CPCB हो, चाहे वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हों, वो उनकी रेगुलर सैम्पलिंग करते हैं, रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो उसकी टेस्टिंग करना, सैंपल कितने दिन से लेना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग कितने दिन से करनी चाहिए, उनके बारे में आज हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ स्टेशन मतलब बेस लाइन, ये एक जैसे अपने अगर हम राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं तो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो मेन सेंट्रल लेबोरेटरी है वो कहाँ है, अपने जयपुर में है। तो चलिए वो उसका हो गया, बेस लाइन हो गई, बेस स्टेशन हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो पेरेनियल रिवर है, तो राजस्थान में पेरेनियल रिवर कौन सी है, पेरेनियल रिवर और लेक, तो पेरेनियल रिवर कौन सी है, चंबल रिवर। चंबल रिवर है वो पेरेनियल है।
तो पेरेनियल रिवर होते हैं, उनके सैंपल कितनी बार होने चाहिए एक साल में? तो 4 टाइम इन ए ईयर, मतलब हर 3 महीने से एक बार उसकी सैंपलिंग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सीजनल रिवर है, जो रिवर केवल बारिश के टाइम पे आती है या कोई पर्टिकुलर टाइम पे जिसमें पानी होता है, उसका क्या करते हैं, 3 या 4 टाइम एट इक्वल स्पेसिफिक ड्यूरिंग द फ्लो पीरियड। सपोज करो कोई रेनी सीजन 4 महीने चलती है कोई रिवर, तो उसकी सैंपलिंग कितनी बार होनी चाहिए? 3 या 4 बार। 4 महीने बहती है तो हर 1 महीने से अपन उसका एक सैंपल लेंगे, ठीक है, कि जितने टाइम के लिए वो बहती है। अगर हम लेक की बात करते हैं तो लेक से भी हम 4 टाइम इन ए ईयर सैंपलिंग करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन देखें तो हमको उनके एक साल में या उसके फ्लोइंग पीरियड में 4 सैंपल लेने चाहिए इक्वल टाइम पे, इक्वल पीरियड पे। पैरामीटर्स में अगर हम देखते हैं तो प्री मानसून में वंस ए ईयर एनालाइज 25 पैरामीटर, हम 25 पैरामीटर एनालिसिस करते हैं, प्री मानसून, आफ्टर मानसून, ये सब, ठीक है। जैसे कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, पीएच, ईसी, डीओ, टर्बिडिटी, टीडीएस। अगर न्यूट्रिएंट्स में देखें तो नाइट्रेट, नाइट्रोजन, नाइट्रेट प्लस नाइट्राइट, टोटल पी। ऑर्गेनिक मैटर में बीओडी, सीओडी। आयंस में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, CO2, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट। अदर इंग्रेडिएंट में आयरन, बोरोन व इस टाइप के। और माइक्रोबायोलॉजी में टोटल व फीकल कोलिफॉर्म को हम कैलकुलेट करते हैं। रेस्ट ऑफ द डे आफ्टर प्री मानसून सैम्पलिंग एट एवरी 3 मंथ इंटरवल करते हैं, जो पेरेनियल रिवर होते हैं उनके पैरामीटर्स। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम प्री मानसून कोई सैंपल लेते हैं कि मानसून से पहले, तो उसमें लगभग हम 25 पैरामीटर एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद में जो हम पोस्ट मानसून जो सैंपल लेते हैं उनमें हम 10 पैरामीटर्स को एनालिसिस करते हैं, जैसे कलर, टेम्परेचर, पीएच, ईसी, डीओ, नाइट्रेट, नाइट्राइट प्लस नाइट्रेट, बीओडी, टोटल एंड फीकल कोलिफॉर्म। अब हम बात करते हैं कि वंस एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू मई, प्री मानसून मतलब अप्रैल टू मई से सैंपलिंग स्टार्ट होती है। तो ट्रेंड अगर हम देखो, बेसिकली क्या डेटा को दो तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एक तो होता है बेस लाइन डेटा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चंबल रिवर का डीओ कितना, डीजल ऑक्सीजन, तो आप एक डेटा दोगे मुझे कि चंबल नदी का डीओ तो यार 7-8 होता है, ठीक है। लेकिन मैं यही क्वेश्चन पूछूं कि यार इसका ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड मतलब पूरे साल भर में हर महीने बताओ कि इस महीने में डीओ 5 था, इस महीने में 6 था, इस महीने में 3 आ गया था, इस महीने में 12 चला गया था। तो वो होता है ट्रेंड। तो बेस लाइन और ट्रेंड दोनों वैल्यू हम बेस लाइन को कैलकुलेट, अगर बेस लाइन डेटा को शो करते हैं तो बेस लाइन में हमें साल में 4 डेटा लेके उनका एवरेज लेके और मैं आपको बेस लाइन डेटा दे दूंगा। लेकिन जब मैं ट्रेंड की बात करूंगा तो ट्रेंड के लिए मुझे हर महीने डेटा लेना पड़ेगा, ताकि मैं एक ग्राफ बना सकूं। और ग्राफ से जैसे ये हो गया ग्राफ, यहाँ मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे करके पूरे 12 महीने वैल्यू ली और इधर डी हो गई। तो एक मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, ट्रेंड लाइन, जिसको मैं ट्रेंड लाइन बोलूँगा, ठीक है, जो मुझे बताएगी कि इसका कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है डीओ में, ठीक है। तो प्री मानसून 25 करते हैं और अदर मंथ में हम 15 पैरामीटर एनालिसिस करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के केस में, ठीक है। तो ये सब है वो सरफेस वाटर की क्वालिटी मॉनिटरिंग और फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया गया है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की, ठीक है। अभी हमने सरफेस वाटर की जैसे कोई लेक हुआ, कोई पोंड हुआ, कोई रिवर हुई, उसकी बात की। अब हम करेंगे ग्राउंड वाटर की, जैसे ट्यूबवेल का पानी है। तो उसके लिए हम बेस लाइन के लिए क्या करना है, ट्वाइस ए ईयर, पोस्ट एंड प्री मानसून, द फ्रिक्वेंसी में बी रिव्यूड आफ्टर 3 ईयर ऑफ मॉनिटरिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम जनरली 2 सैम्पलिंग करते हैं एक साल में, एक पोस्ट मानसून से पहले और एक मानसून के बाद में। जैसे कोई ट्यूबवेल है तो उसकी एक हर 6 महीने से एक बार करेंगे वाटर क्वालिटी बेस लाइन डेटा कैलकुलेट करने के लिए। और इसमें हम 20 पैरामीटर को एनालिसिस करते हैं कि जो नीचे 20 पैरामीटर दिए गए इनका एनालिसिस करते हैं। अगर हमको ट्रेंड का चेक करना है तो 4 टाइम ये ईयर, तो इसमें क्या है, हम एक साल में 4 बार डेटा को लेंगे, ट्यूबवेल वाटर के सैंपल लेंगे 4 बार और उनके 20 पैरामीटर को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाटर की फ्रीक्वेंसी यहाँ दी गई कि कितनी बार सैंपलिंग करनी है एनालिसिस और मॉनिटरिंग के लिए। ओके, नाउ द डिफरेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं, और उनके लिए मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी मेथड हम काम में लेते हैं। तो इन जनरल आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर कलर, देर इज नो यूनिट ऑफ कलर, विजुअल मेथड वी जनरली सी
बाय द नेक्ड आई, हम आंखों से देखते हैं और बता देते हैं कि वाटर की क्वालिटी की, वाटर साफ है तो जस्ट ब्लू कलर या कलरलेस, वाटर इज impure or water is contaminated means the what quality is water is not good, the water colored is not good. Okay, the odor is also manually by smelling the bad odor, temperature degree से thermometer, pH by pH meter, EC, electrical conductivity, dissolve oxygen by diometer or wrinkler modifier parameters. Now the water quality report. Okay, this report published in 2019 and these are published by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Okay, and this report is analyzed by the Bureau of Indian Standards. Okay, so the study of this report focus on the quality of piped drinking water. Okay, and they also rank the states according to their quality of the piped drinking water, and this study with the line of the Jal Jeevan mission and to provide them the tap water in all the household by 2024. So the tap water quality was safest in the Mumbai and in Delhi drinking why for the drinking, while Delhi water is one of the worst water quality, tap water quality. So these are the some important things related to the water you have to keep in mind. So World Water Day that is celebrate 22nd March every year. The policy statement for abatement of pollution given in 1992, National Water Policy given in 2002, the Water Prevention and Control of Pollution Act in 1974, the Water Cess Act 1977, the Environmental Protection Act 1986, the Manufacture, Storage, Import of Hazardous Chemical Rules 1989, the Interstate Water Dispute Act given in 1956, Interstate Water Dispute Act 1956. So these are the some rules regulations related to the waters. Now the different terminology that using during the monitoring of the water activities like survey. Survey means short term observation of water quality. Okay, short term observation of water quality. Surveillance, surveillance means एक continuous program, इस बात पे खास जोर दीजिएगा, एक continuous program of surveys systematically undertaken to provide a series of observation in a definite time period. Okay, in a specific time period. Okay, then after monitoring, this is the continuous surveillance undertaking to fulfill the set objective. Okay, so this is the basic difference in the survey, surveillance and monitoring. Now that there are some different terminology of waters, color coding of waters mostly depicted in the maps related to the waters. Like blue waters, the mostly the blue water represent the water that used in the drinking, industrial use, or we can say the water found in the lakes, river and reservoir. So that is denoted in the blue color.
Then after the green water, the water that contain or available in the soil and available for the plants, that is no, depicted in the green color. White water, the water that present in the atmospheric moisture, and brown and gray water, that is the polluted water or waste water. Okay, so this is the water class and their color. Okay, now the National Water Monitoring Program. So CPCB started the National Water Quality Monitoring in 1987 under the Global Environmental Monitoring System, GAMES. Okay, under the Global Environmental Monitoring System, GEMS. So the monitoring program started with 24 surface water and 11 groundwater stations initially, a parallel to GEMS. GEMS means Global Environmental Monitoring System, a national program of monitoring of Indian National Aquatic Resources, MINARS, was started in 1984 with a total 113 stations spread over 10 river. Okay, so what happen if there is any parameter in more amount in the present in the drinking water? So if there is change in the pH, what will be happen? The bitterness. If the TDS is more, then gastrointestinal irritation and undesirable taste of the water. When the alkalinity of water is more, means boiled rice turn yellowish. When we boil the rice with water, they turn in yellow colored. Hardness, scale forming and skin irritation. Okay, white skin formation on the buckets, on the utensils that we are using for washing with this water. Then when the nitrite concentration is, they form the nitrosamine, which are carcinogenic. Nitrosamine. Now we are going to discuss some important questions that already asked in many exams, and also some practice questions that we have collected. So let us we start one. Okay, so this is question asked in the UPSC 2013. Which of the following found as a pollutant in the drinking water in the some part of India? So in India there is a, okay, we read out one by one. Arsenic is present in the West Bengal. Fluoride is also found in many parts of the Rajasthan and Gujarat. Then after uranium, no sorbitol, no formaldehyde. The uranium also present in many in southern states. So the correct answer is arsenic, fluoride and uranium. 1, 3 and 5. These are found as a pollutant in the drinking water in many states. The next question is the WHO permissible limit for fluoride in the drinking water. When we see the WHO limits for the fluoride, that one is the 1.5 milligram per liter or 1.5 ppm. So the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted in which year? 1974. After this is question, drinking water quality standard like is physical, chemical, microbiological and radiological parameters as defined in the standard specification of drinking water quality published by the Bureau of Indian Standards. Okay, so that is one we already discussed. The Indian standard
10500 given in 2012. That are the drinking water standards given by the Bureau of Indian Standards. And there are many 6 tables that are related to different meters. Now the CPCB has specified the classification of surface waters. Okay, we already studied discussed there are 5 classes: A, B, C, D and E. Okay, for the surface waters in India. So there are 5 categories like A, B, C, D. Define the classification. Use of river water as a drinking water source without conventional treatment but disinfection will be the class and category according to the above class. So right answer is the A1. So A is we use the drinking water, okay, without conventional treatment but after disinfection. Okay, so this the A is the right answer. You can check with the help. Then the next one is the which of these IS code refer to pegged drinking water. Okay, this is there are 2 standards. One is the pegged drinking water standard and second was the pegged natural mineral water. So right answer is the which one is the right answer? This is for the pegged drinking water. Okay, this is 14543 and these are for the pegged natural mineral water. Okay, so remember properly, don't. Now the next one is the BIS Bureau of Indian Standards 10.512 to the limit of nitrate in drinking water as a nitrite is 45 milligram per liter. So the value of nitrite in the, as a repeat nitrate nitrogen. So the right answer is the 10 milligram per liter. Okay, so dear students, you keep in mind when simply there is the they ask the what is the permissible limit of nitrate, then it will be 45. When they ask the what is the permissible limit of the nitrate nitrogen, then it will be 10 ppm. Okay, so keep in mind. So right answer is ppm. Next one is the which of the following days observed as the World Water Day? So the 2nd March. The next maximum acceptable limit of iron in the drinking water as per the Bureau of Indian Standard IS 10500 given in 2012. So what is the acceptable limit of iron? 0.3 ppm, 0.3 milligram per liter is the right answer. The tolerance limit of inland surface water class C as per the river standards for the total coliform should be, so the total coliform should be less than 500, okay, mpn per 100 ml for the class C. Okay, so these are very important. Next, the permissible limit of arsenic in the water according to Bureau of Indian Standards. So the arsenic value is 0.01 milligram per liter, but they are asking in microgram per liter, so then we multiply by 1000. Okay, so the right answer is the 10 microgram per liter. Okay, but there is no answer, so right answer will be 5. Now the Bureau of Indian Standard for the pegged natural mineral water. So we already discussed for the pegged natural the 134.28. So this is the right answer. So the minimum free residual chlorine drinking water according to the IS 10500 2012 is 0.2 milligram per liter. So for cyanide is the 0.07.
So this is the right answer. So national water policy announced in which year? 2002. Okay. According to WHO, the maximum permissible limit for arsenic contained in the drinking water. So right answer is 0.01. As per the WHO standard, the maximum permissible limit of nitrate in drinking water is 45 milligram per liter, but WHO given the 50 milligram per liter. Okay, but the nearby value is 45 milligram per liter. The maximum permissible concentration of copper in the public water supply is 1 ppm. ये कॉपर के लिए 1 ppm होनी चाहिए, पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट. सो दिस इज 1 ppm मीन्स 1 milligram per liter. So the value in microgram per liter means 1000 microgram per liter. This is the right. So next question is, as per the Indian standard 10500 given in 2012, the drinking water, the permissible limit of turbidity in the absence of alternate source. We already discussed there are two categories: maximum acceptable or in the absence of alternate source. In the absence of alternate so the value should be 5 NTU means naphthalatometric turbidity unit. NTU means naphthalatometric turbidity unit. So the biochemical oxygen demand BOD of safe drinking water must be nil. So the BOD should be 0 of any drinking water, and DO should be higher, more than 8, more than 9 for the drinking water. As per Indian standard 500, the acceptable limit of chloride in milligram per liter in the drinking water. So the right answer is the 250 milligram per liter for the chloride. Now the what percentage of Earth's total global water is the fresh water? So 2.5, almost 2.5%, or sometime the right answer is the 3% are the fresh water resource. So the water temperature should be preferably less than degree centigrade. Okay, so the water temperature always should be less than 25 degrees centigrade. So the maximum permissible turbidity for drinking water based on the silica scale. So this should be maximum 0.5 ppm for the turbidity. Which of the following is the latest Indian standard code provide the specification for drinking water? To IS 500. This is the right answer. IS 10500 in given in 2012. As per 500 2012, for the drinking water in the absence of alternate source of water, the permissible limit of chloride and sulfate. So in the absence of alternate resource, in that case the permissible limit, maximum permissible limit of the chloride is 100, and for sulfate is 400. For chloride is 1000, and for the sulfate is 400. The 2 is the right answer. So the maximum permissible limit for TDS in the drinking water in the absence of alternate source as per the Bureau of Indian Standard, that is 2000 milligram per liter. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए नमस्कार.